सोचिए, एक ऐसा दिन जब 90,000 सैनिक वर्दी पहने हथियार उठाए घुटनों पर आ जाते हैं। यह कोई फिल्म नहीं थी, यह इतिहास था। 16 दिसंबर 1971, ढाका का रेस कोर्स मैदान, और वहां खड़े थे पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल ए नियाजी, एक कागज पर दस्तखत करने के लिए। जो दस्तखत उन्होंने किए वो सिर्फ एक जंग का अंत नहीं था, वो दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था। 90,000 सैनिक एक साथ हार मानते हुए। लेकिन सवाल यह है, यहां तक पहुंचा कैसे पाकिस्तान? क्या हुआ था उन 13 दिनों में, और वो कौन सी गलतियां थीं जिन्होंने एक पूरे देश को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया? आज हम उस पूरी कहानी में जाएंगे जो किताबों में तो है, लेकिन जिस तरह से महसूस होनी चाहिए वैसे शायद कभी नहीं बताई गई। बात शुरू होती है 1947 से। जब भारत आजाद हुआ तो पाकिस्तान 2 हिस्सों में बना, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। दोनों के बीच में था पूरा भारत, 1000 मील से ज्यादा की दूरी। लेकिन दूरी सिर्फ जमीन की नहीं थी। पूर्वी पाकिस्तान के लोग बोलते थे बांग्ला, पहनते थे अलग, खाते थे अलग, सोचते थे अलग। और पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार, वो चाहती थी पूरा पाकिस्तान उर्दू बोले, पूरा पाकिस्तान उनके तरीके से चले। ये जबरदस्ती थी, और जबरदस्ती हमेशा आग पैदा करती है। 1952 में ढाका की सड़कों पर छात्र निकले, नारे लगाए, हमारी भाषा हमारा हक, और पाकिस्तानी पुलिस ने गोलियां चला दी। कई नौजवान मारे गए। उस दिन को आज भी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में याद करती है। लेकिन जख्म भरे नहीं, बल्कि गहरे होते गए। साल आया 1970। पाकिस्तान में आम चुनाव हुए, और पूर्वी पाकिस्तान की पार्टी शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सीटें, मतलब प्रधानमंत्री बनने का हक था मुजीब का। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के नेता जुल्फिकार अली भुट्टो और सेना के जनरल याहिया खान, वो ये सहन नहीं कर सकते थे। एक बंगाली पाकिस्तान का प्रधानमंत्री? नहीं। सत्ता का हस्तांतरण रोक दिया गया, संसद की बैठक टाल दी गई, और पूर्वी पाकिस्तान में एक बार फिर विरोध की आग भड़क उठी। शेख मुजीब ने 7 मार्च 1971 को ढाका के रेस कोर्स मैदान में भाषण दिया। लाखों लोग खड़े थे, और उन्होंने कहा, इबार संग्राम आमादीर मुक्तिर संग्राम, यानी इस बार की लड़ाई आजादी की लड़ाई है। वो पल पूर्वी पाकिस्तान के लिए एक नए युग की शुरुआत थी। और फिर आई वो रात जो इतिहास में काली स्याही से लिखी गई। 25 मार्च 1971। रात के अंधेरे में पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया। ढाका के निहत्थे नागरिकों पर टैंक चढ़ा दिए, विश्वविद्यालय के छात्रों को उनके कमरों में मार दिया गया, हिंदुओं को निशाना बनाया गया, महिलाओं पर अत्याचार हुए। यह युद्ध नहीं था, यह नरसंहार था। रातों रात लाखों लोग घर छोड़कर भागे भारत की सीमाओं की तरफ। महीनों के भीतर 1 करोड़ से ज्यादा शरणार्थी भारत आ चुके थे। 1 करोड़, जरा सोचिए उस संख्या को। भारत के लिए यह सिर्फ मानवीय संकट नहीं था, यह एक सामरिक चुनौती थी। दिल्ली में बैठी थी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, और वो सोच रही थी, धीरे धीरे, शांत मन से। जल्दबाजी नहीं, लेकिन इरादा पक्का। उन्होंने दुनिया का दौरा किया, अमेरिका गई, रिचर्ड निक्सन से मिली। लेकिन निक्सन पाकिस्तान के पक्ष में था। उसने इंदिरा की बात नहीं सुनी, बल्कि बाद में उनके बारे में जो शब्द इस्तेमाल किए वो इतने अपमानजनक थे कि आज भी पढ़कर हैरानी होती है। लेकिन इंदिरा गांधी डिगी नहीं। उन्होंने सोवियत संघ के साथ एक मैत्री संधि पर दस्तखत किए, यानी अगर अमेरिका बीच में आया तो सोवियत संघ भारत के साथ खड़ा होगा। ये एक शतरंज की चाल थी, और वो इस खेल की माहिर थी। अंदर की तरफ भारतीय सेना तैयार हो रही थी। जनरल सैम मानेकशॉ, भारत के सेनाध्यक्ष, एक ऐसे इंसान जिनकी बोलने की शैली जितनी तेज थी, सोच उससे भी तेज थी। जब इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा, क्या हम अभी लड़ सकते हैं, तो मानेकशॉ ने साफ कहा, नहीं मैडम, अभी नहीं, मुझे वक्त चाहिए। यह साहस था किसी प्रधानमंत्री को नहीं कहने का। लेकिन उनकी बात मानी गई, और महीनों तक भारतीय सेना ने तैयारी की, हथियार जमा किए, रणनीति बनाई, मुक्ति वाहिनी यानी पूर्वी पाकिस्तान के स्वतंत्रता सेनानियों को प्रशिक्षण दिया। ये एक जाल था, और जाल धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे कसता जा रहा था। 3 दिसंबर 1971 पाकिस्तान ने पहले हमला किया। भारत के पश्चिमी मोर्चे पर हवाई हमले किए। शायद उन्हें लगा भारत डर जाएगा, शायद उन्हें लगा वो 1965 की तरह फिर एक बार बराबरी कर लेंगे। लेकिन इस बार भारत तैयार था। उसी रात इंदिरा गांधी ने राष्ट्र को संबोधित किया और कहा, पाकिस्तान ने हम पर युद्ध थोप दिया है, और भारत पाकिस्तान का 1971 का युद्ध आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया।
लेकिन असली खेल हो रहा था पूर्वी मोर्चे पर। भारतीय सेना ने एक ऐसी रणनीति अपनाई जो सैन्य इतिहास में पढ़ाई जाती है आज भी, बाईपास एंड आइसोलेट। यानी पाकिस्तानी मजबूत ठिकानों से सीधे लड़ो मत, उन्हें घेरो, काटो और आगे बढ़ो। भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों एक साथ काम कर रहे थे। नौसेना ने बंदरगाह घेर लिए, वायुसेना ने आसमान साफ कर दिया और थल सेना तेजी से ढाका की तरफ बढ़ने लगी। पाकिस्तानी सेना के पास रसद नहीं थी, सप्लाई नहीं थी, मदद नहीं थी। चारों तरफ से घेरे जा रहे थे और ढाका जो उनका गढ़ था वो एक किले से कब्रगाह बनती जा रही थी। अब जरा सोचिए उस इंसान के बारे में जो उस वक्त ढाका में था। लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. नियाजी, पाकिस्तानी सेना का कमांडर पूर्वी मोर्चे पर। एक ऐसा अफसर जिसने बड़ी बड़ी बातें की थी, कहा था मैं ढाका को खून की नदी में डुबो दूंगा। लेकिन जब भारतीय सेना दरवाजे पर आ खड़ी हुई तो वो नदी सूख गई। नियाजी के पास विकल्प नहीं बचे थे। अमेरिका का 7वां बेड़ा जो बंगाल की खाड़ी की तरफ आ रहा था, उसे सोवियत पनडुब्बियों ने रोक दिया था। चीन ने मदद का वादा किया था, लेकिन वो भी नहीं आया। पाकिस्तान अकेला था और ढाका चारों तरफ से घिरा था। 16 दिसंबर 1971, दोपहर का वक्त, रेस कोर्स मैदान, ढाका। लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी भारतीय सेना के जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने बैठे। एक कागज था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर, यानी आत्मसमर्पण का दस्तावेज। नियाजी ने कलम उठाई और दस्तखत कर दिए। उस पल नियाजी की आंखों में आंसू थे, कंधे झुके थे। वर्दी पर लगे तमगे जो कभी शान की निशानी थे, उस दिन बोझ लग रहे थे। 90,000 सैनिक एक साथ हार गए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण उस दिन उस मैदान में हुआ। और उसी दिन बांग्लादेश का जन्म हुआ। जो पहले पूर्वी पाकिस्तान था, वो अब एक नया देश था, स्वतंत्र, संप्रभु, अपनी भाषा में बोलता, अपनी पहचान के साथ जीता। ढाका की सड़कों पर उस दिन जो दृश्य था, वो शब्दों में बयान करना मुश्किल है। लोग रो रहे थे, हंस रहे थे, एक दूसरे को गले लगा रहे थे। 9 महीने की तबाही, नरसंहार, बलिदान, सब कुछ उस एक पल में जैसे बह गया। जॉय बामला, यानी बांग्लादेश की जीत। लेकिन ये जीत सिर्फ बांग्लादेश की नहीं थी, ये जीत थी उन माओं की जिनके बेटे मुक्ति वाहिनी में लड़े, उन छात्रों की जो 1952 में गोलियां खाकर मरे, उन लाखों शरणार्थियों की जो अपना घर, अपनी जमीन, अपना सब कुछ छोड़कर भागे थे। और ये जीत थी उस सोच की कि भाषा, संस्कृति और पहचान को कोई सरकार, कोई सेना, कोई ताकत दबा नहीं सकती, मिटा नहीं सकती। भारत के लिए यह युद्ध सिर्फ 13 दिन चला, लेकिन इसकी तैयारी महीनों की थी और इसका असर दशकों तक रहा। इंदिरा गांधी उस युद्ध के बाद दुर्गा कहलाईं। जनरल मानिक शाह को फील्ड मार्शल का खिताब दिया गया। भारतीय सेना ने दुनिया को दिखाया कि रणनीति, अनुशासन और सही नेतृत्व के साथ असंभव भी संभव हो जाता है। और पाकिस्तान, उस हार की जलालत आज भी उनकी सैन्य किताबों में दर्ज है। नियाजी को वापस जाकर कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ा। भुट्टो ने याहिया खान से सत्ता छीन ली और एक पूरी पीढ़ी को यह सवाल झेलना पड़ा कि हम कहां गलत हुए। जवाब वहीं था जहां से यह सब शुरू हुआ था। जब आप किसी की भाषा छीनते हो तो आप उसकी आत्मा छीनते हो, और जिसकी आत्मा छिन जाए वो या तो टूट जाता है या फिर इतनी ताकत से उठता है कि इतिहास बदल देता है। आज 2026 में जब हम इस कहानी को देखते हैं तो ये सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, ये एक सबक है। ताकत से इंसान को झुकाया जा सकता है, लेकिन उसकी पहचान को नहीं तोड़ा जा सकता। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी कौम ने अपनी पहचान के लिए लड़ाई लड़ी, देर से ही सही, जीत उसी की हुई। 90,000 सैनिकों का आत्मसमर्पण एक देश की हार नहीं था, वो उस सोच की हार थी जो मानती थी कि जबरदस्ती से एकता बनाई जा सकती है। और वो सोच उस दिन उस रेस कोर्स मैदान में हमेशा के लिए जमीन पर गिर गई। अगर ये कहानी आपको कुछ सोचने पर मजबूर करती है तो इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए जो इतिहास को सिर्फ तारीखों में नहीं बल्कि इंसानों में समझना चाहते हैं। ये चैनल ऐसी ही कहानियां लाता है, सच्ची, गहरी और जरूरी। मिलते हैं अगले वीडियो में।